बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, अभी हम आ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कमेटी रूम से, जहां पर उनसे एक मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले रिपोर्टर्स की तवील मुलाकात थी। कुछ अहम सवालात भी उठाए गए और जवाबात भी आए, और उसमें बहुत कुछ अहम हुआ है। आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कुछ बड़ी खबरें भी हमारे सामने ब्रेक की हैं। एक तो उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने चीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्हें भी तलब किया है और अपोजिशन लीडर को भी बुलाया है। उनसे कुछ सलाह मशवरा उन्होंने गालिबन करना है। और इसके अलावा IMF का जो वफ़द आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करके गया है, उस वफ़द ने चीफ जस्टिस से क्या बातें कही, उस पर मेनली उनका कहना था कि आपको बुलाया गया है, मीडिया को मैं ब्रीफ करना चाहता हूं ताकि हम शफाफियत लेकर आना चाहते हैं अपने इदारे में। और मैं सबसे इम्पोर्टेंटली नाज़रीन, इमरान खान साहब का वो ख़त जो उन्होंने न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बल्कि आर्मी चीफ को भी भेजा और आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान को भी भेजा, उस ख़त पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फाइनली आज नोटिस लिया है और मामला भेज दिया है आइनी बेंच की कमेटी को और जुडिशल साइड पर इसको देखने का कहा है। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नाज़रीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आज इमरान खान साहब के उस ख़त में उठाए गए सवालात और उन शिकायत को संगीन करार दिया है और साथ साथ ये भी कहा है कि इमरान खान साहब ने सिर्फ इल्ज़ामात या शिकायत ही नहीं लगाए बल्कि उन्होंने 7 मवाद भी, मटीरियल भी फ्राहम किया है। एक USB भी हमें दी है जिसमें हमें बड़ी आसानी हुई है उसको रिव्यू करने में। मतीउल्लाह जान साहब, आप थ्रू आउट उस मीटिंग का हिस्सा थे, आपने कुछ सवालात भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछे। आपको क्या लग रहा है, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आज आपको क्या वाइब्स आई हैं जो चीफ जस्टिस ने अचानक से मुलाकात बुलाई है सहाफ़ियों के साथ और तकरीबन आधे घंटे के नोटिस पर, और बताया गया है कि एजेंडा यही होगा कि IMF का वफ़द आज मिला है। टाइमिंग के ऊपर ज़रा बात कीजिएगा कि IMF का वफ़द मिलता है, चीफ जस्टिस आधे घंटे के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हैं, एज सच कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे होती है, और फिर उसमें इमरान खान साहब से मुतालिक भी एक बड़ा इंकशाफ हो जाता है। क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं लगते आपको? देखें, ये बड़ी ही एक गैर मामूली बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीडिया को बुला के IMF के वफ़द के साथ मुलाकात के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आई कि IMF के वफ़द के साथ मुलाकात में ऐसा क्या हुआ है जिसके हवाले से चीफ जस्टिस के जहन में ये है कि अगर उनके अलावा कहीं से ख़बर निकली तो कुछ ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है। तो उन्होंने ख़ुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तरफ से वजाहतें देने की कोशिश की है और प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है उन ख़बरों को जो शायद ज़राए के ज़रिए निकलनी थी या IMF की सोर्सेज से निकलनी थी, और उन्होंने थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना डाइल्यूट करने की कोशिश की है उन तमाम बातों को जो कि IMF के साथ हुई हैं। मुझे ये लग रहा है कि जो IMF की मुलाकात का सबसे अहम एजेंडा ऑब्वियसली रूल ऑफ़ लॉ है। वो पैसे देने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि जिस मुल्क को पैसे दें वहाँ शफाफियत हो, एहतसाब हो, अकाउंटेबिलिटी हो, वो पैसे करप्शन में ना चले जाएं, और फिर जो मुआहदे होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आती है वो प्रोटेक्टेड हो। ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन जो रूल ऑफ़ लॉ के तहत जो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आज इसी एक ही सांस में चीफ जस्टिस ने भी बता दी है, वो थी इमरान खान की वो आइनी पटिशन, जिसको आज चीफ जस्टिस कह रहे हैं और बड़े ज़ोर दे के कहा कि मैंने कल ही ये लगा दी थी जजेस कमेटी को भेजने के लिए, कह दिया था IMF से मुलाकात का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मैंने कल, ये बार बार उन्होंने कहा कि ये मैंने कल फ़ैसला कर लिया था। अब ये वजाहतें देने की भी ज़रूरत नहीं थी, मगर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो IMF के मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इंकशाफ किया है कि आइनी बेंच की जो जजेस कमेटी है उसको इमरान खान की वो आइनी दरख्वास्त भेज दी गई है जिसके अंदर बड़े संगीन किस्म के मामलात को उठाया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम 8 फरवरी के इलेक्शंस का उसमें ज़िक्र है, 9 मई के जो वाक़यात का ज़िक्र है, 26 नवंबर के जो गोलियां चली हैं, हलाकतें हुई हैं, उनका ज़िक्र है, अदालतों के ऊपर मुबैना तौर पे इदारों के दबाव का ज़िक्र है, जुडिशल इंजीनियरिंग का ज़िक्र है तफसील के साथ। और आज चीफ जस्टिस ने कहा तो इंतज़ार पंजोथा और मुख्तलिफ लोगों को उठाया गया, साफ़ियों की फहरिस्तें उसमें जिनके साथ टॉर्चर किया गया उठाया गया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, PTI के कारकुनों को। ये 18-19 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त है, मगर तकरीबन 250 सफ़ात पर मुश्तमिल एनेक्सर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, और ख़ुद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक USB भी है, वीडियो भी है। तो मुझे अदील ये लग रहा है कि इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
ये कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर दिया गया IMF को, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमने IMF से कहा है कि जो मुत्तहद अदालतें हैं वो आज़ाद हैं। ये बार बार वो ये जो कह रहे थे ना, मेरे ख्याल में वो जस्टिफाई कर रहे थे। मेरी राय है कि जो सज़ाएँ इमरान खान को मिली हैं, PTI के लोगों को मिली हैं, जो जेलों में डाले गए हैं, रिमांड पे दिए गए हैं, तो वो चीफ जस्टिस ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी हाई कोर्टें जो है वो आज़ाद हैं और जो मातहत अदलिया है वो हाई कोर्टों की निगरानी में होती है। तो कम से कम चीफ जस्टिस याही आफरीदी ने कहा कि कम से कम मैं सारे काम में बराह रास्त जो है मैं वो जो मेरा कोई किरदार नहीं है कि हमने से उनको सजेशन देनी है, वो आगे से माने या ना अच्छा माने। अब ये नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ये क्या है? अब इसको बुनियाद बना के जी हम उसमें देख रहे हैं। मेरे ख्याल में ये नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी जो है ये एक डेड हॉर्स है। पिछले कई साल से इसको किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। अब ये कमेटी के अंदर चारों हाई कोर्ट्स के, पांचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं, लॉ कमीशन होता है, लॉ मिनिस्ट्री होती है, उनके नुमाइंदे होते हैं, और ये तमाम जुडिशरी जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, कुछ जजेस भी हैं, वो बैठ के एक ओवरऑल कभी कभी पॉलिसी बनाते हैं। तो अब एक फोरम तलाश किया गया है उस काम को करने के लिए जो मेरी राय में दबाव के तहत होगा, और अपने उस गलत काम को सही करने के लिए जो पिछले 3 साल से हमारी अदलिया जो है वो एक अमली तौर पे मुलव्वस रही है। ये जितने भी अदालती अमल को हाईजैक किया गया, अदालती इंजीनियरिंग रही, उसको अब ठीक करने के लिए एक वाया मीडिया निकाला जा रहा है। और नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के नाम लेकर अब ये कहा जा रहा है कि हमने वज़ीर आज़म को और लीडर ऑफ अपोजिशन को भी दावत दी है कि वो भी है। अब ये भी बड़ी एक अनहोनी सी बात है कि भाई एक नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी मीटिंग है, अब वो तजावीज़ के लिए, अदालती इस्लाहात के लिए आपने सारी उम्र इस अदालती निज़ाम का खाया, तनख्वाहें ली, वकालत की, फ़ैसले दिए, और अब पूछने चलें आप शहबाज शरीफ से कि हमें बताएंगे हम अदालती निज़ाम कैसे ठीक करें। अब ये सब बहाना है, और मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब एक नया फोरम है जहाँ पे वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठेंगे, अदलिया के तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान बैठेंगे, एक पंचायत होगी जिसमें तय ये किया जाएगा कि इमरान खान और PTI के साथ जो अभी तक जो कुछ भी होता रहा है उसको अब थोड़ा थोड़ा रिवर्स किया जाए या कवर अप किया जाए, क्योंकि मामलात अब जो है मुझे लगता है कि सारे अदलिया पे थोपे जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से भी, और यही वजह है फिर IMF जो है हुकूमत के इस दावे को कि अदलिया ने सारे फैसले किए, हमारा इसमें कुछ नहीं है, उन्होंने कहा कि ठीक है फिर हमारी जजों के साथ मुलाकात करवाएं, और आज जजों ने अपनी वजाहतें दी है कि हमारा कुछ नहीं है जी, वो तो हाई कोर्ट्स और वो अदालतें आज़ाद हैं, हम तो फिर वो नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अदलिया जो है ये एक किस्म का एक जिसको क्या कहते हैं वो जो जगह होती है जहाँ पे सारे बैठते हैं, एक डेढ़ा एक वेड़ा बन गया है जहाँ पे अब इन तमाम मामलात को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तो एक और चीज़ भी आज जो आपने बातें की हैं, अब क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का अगर मैं सीक्वेंस में बात करूँ, चीफ जस्टिस साहब आज आए हैं, उन्होंने आकर कहा है कि आज आपसे मुलाकात का मकसद 3 रीज़न है। एक है IMF के वफ़द से मुलाकात, दूसरी है मैंने वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन को बुलाया है, और तीसरी है इमरान खान साहब का लेटर। और फिर वो एक एक करके तीनों पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले वो शुरू करते हैं IMF के ख़त पे और बताते हैं कि उनके 2 बुनियादी इश्यूज़ हैं, एक है प्रॉपर्टी राइट और दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। मेनली वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको सिक्योर करने की बात करते हैं कि जो बाहर से सरमाया आएगा उसको कैसे सिक्योर किया जाएगा, अदालतें उसमें क्या किरदार अदा कर रही हैं। फिर इसी दौरान उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने उनसे कहीं, उन्होंने मुझसे कहीं, रेट्रोस्पेक्टिविटी की भी बात चीफ जस्टिस साहब हमारे करते रहे उनसे। फिर उन्होंने यहाँ पर वज़ीर आज़म के ख़त का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक ख़त और भी आया है वज़ीर आज़म का। तो सहाफ़ी ने पूछा कि कौन से वज़ीर आज़म का, तो उन्होंने कहा दोनों वज़ीर आज़म का ख़त आया है, साबिक़ का भी, मौजूदा का भी। जो मौजूदा हैं उन्होंने ख़त लिखकर अपनी कुछ सजेशंस हमें भेजी हैं, तो मैंने वाया अटॉर्नी जनरल उनको ये कहलवा कर भेजा है कि उनसे कहें कि आपको मैं ख़त का जवाब नहीं दूंगा, आप ख़ुद तशरीफ़ ले आएँ, जब भी आपको वक्त मिले आप हमारे पास आएँ, मगर 2 दिन में हम अपना एजेंडा तैयार करेंगे नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी मीटिंग का। उसमें आप अगर कुछ अमेंड करना चाहते हैं अपने तरफ से तो आप वो कर दें, जो कि मेरा ख्याल है अनप्रेसिडेंटेड भी है और गैर ज़रूरी भी है, जो चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल राइटली एक बात की। और उसके बाद वो आते हैं इमरान खान साहब के ख़त पर, वो ये कहते हैं कि एक सेकंड, मैं शहबाज शरीफ वाले ख़त पे मैं कुछ कहना
कहना चाहूँगा, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा है ना, ये उन्होंने जो है ना IMF को दिखाने के लिए लिखा है कि देखिए अदालतें इतनी आज़ाद हैं, मेरी भी शायद कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मैंने भी उन्हें लिख दिया है कि अपना सिस्टम बेहतर करें और अपने आप को निकालने के लिए बीच में से IMF के सामने सुरखरू होने के लिए शहबाज शरीफ ने ख़त लिख दिया है ताकि IMF को बता सके कि मैंने भी ख़त लिखा है, हम कर रहे हैं, कुछ करते हैं, कुछ इस्लाहात करेंगे। और इन इस्लाहात का बुनियादी मरकज़ और वजह आपको भी पता है क्या है। पिछले 3 साल में जो शहबाज शरीफ के हुकूमत के कहने पे, हुकूमत के दबाव पे जो कुछ अदलिया में हुआ, और ये शहबाज शरीफ हैं जो जुडिशल कमीशन में बैठ के इनके लोग अक्सरियत का डंडा इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी के जजों को तैनात करवा रहे हैं। और अब IMF को दिखाने के लिए कुछ दिन पहले ख़त लिख दिया, क्योंकि IMF का ये रिव्यू आ रहा था और IMF वाले पहले से आपको बता देते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है। तो उन्होंने उस एजेंडे में जब देखा तो उनके तो हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने कहा ये क्या करें, तो शहबाज शरीफ साहब को किसी ने मशवरा दिया होगा ख़त लिख दें कागज़ फाइल में लगाने के लिए कि हमने तो पहले ही अदलिया को कहा, ये देखिए अदलिया क्या कर रही है। अब हुकूमत अदलिया पे डाल रही है। सच्ची बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पे डालती है, हुकूमत अदलिया पे डालती है, और अदलिया कहती है कि हाई कोर्टें आज़ाद हैं, ज़िला अदालतें आज़ाद हैं, लेकिन फिर भी हम बैठ जाते हैं, हम कुछ करते हैं। तो ये वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस, इनका क्या काम है ये जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में? मुझे ये लग रहा है ये सारे मिल बैठ के अब ये तय करेंगे कि जो गंद पिछले 3 साल से इस निज़ाम इंसाफ में डाला गया है उसका ज़िम्मेदार सिर्फ जजेस नहीं है, हुकूमत भी है, और ख़ुद अपोजिशन को भी बिठा के समझाएंगे कि यार कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे अदलिया की भी इज़्ज़त रह जाए, हुकूमत की भी इज़्ज़त रह जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। और इसका मतलब यही होगा कि खान साहब भी बाहर आ जाएँ, लेकिन बाहर आने के लिए थोड़ा बहुत लीडर ऑफ अपोजिशन और शहबाज शरीफ साहब आप आपस में दूसरे कमरे में बैठ के तय कर लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें जो आपने फैसला करना है बता दें, हम नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के जो फैसले होंगे वो उसी तरह करके फिर उसके मुताबिक जो है सारी रिलीफ भी देंगे। और ये जो आईनी बेंच के कमेटी को भेजा गया है ये भी उसी अब रिवर्स इंजीनियरिंग का जो है वो एक मेरे ख्याल में हिस्सा है कि या तो आईनी बेंच या फिर फुल कोर्ट, जिसके लिए पहले ही माशाल्लाह 6 जजेस आ चुके हैं, और फुल कोर्ट में इमरान खान की पटिशन भी जा सकती है, और जाहिर बात है 26वीं यानी तरमीम भी। आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है जो टाइमिंग वज़ीर आज़म के ख़त की है IMF के वफ़द की आज चीफ जस्टिस से मुलाकात से कबल, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने खुद ये कहा है कि मैंने IMF के वफ़द को बताया है कि भाई जो आपके रिजर्वेशंस हैं, जो आपके खदशात हैं, यही खदशात मुझे ख़त में मौसूल हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से। एग्जैक्टली ये वर्ड्स थे। अब आप समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने ख़त का जिक्र किया, जैसा कि मती भाई बता रहे हैं। एक सवाल हुआ एक सहाफ़ी की जानिब से कि आजकल कुछ जजेस साहिबान की जानिब से खतूत दर खतूत आ रहे हैं, उस पर वो क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि कुछ पुरानी आदतें हैं, थोड़ा सा टाइम दें, ये सब भी ठीक हो जाएगा, इट डजंट मैटर। बड़े बोझल दिल के साथ जनाब या अफरीदी साहब ने कहा। तो ये जो पुरानी आदत हैं, जो वो कहना शायद बुरी आदत चाह रहे होंगे, वो आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब तो अपना ज़हन बना चुके हैं? मैंने तो लास्ट मीटिंग में भी जब आपके साथ मैं व्लॉग में मौजूद था, मैंने यही कहा था कि चीफ जस्टिस साहब इन इज़ ओन माइंड वो ये सोचते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, दीगर जजेस साहिबान उनकी सोच तक पहुँच नहीं पा रहे। तो यहाँ पर भी आज आपको वही तासुर नहीं मिला कि वो ये समझते हैं कि दीगर जजेस साहिबान को समझ नहीं आ रही, उनकी आदत वो पुरानी ही है, हम तो बस उनकी काउंसलिंग कभी सोच रहे हैं, उनको समझाएं, उनको बताएं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये दीगर जजेस की पुरानी आदत नहीं है, ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की भी पुरानी आदत है, और सुप्रीम कोर्ट के हर बनने वाले चीफ जस्टिस की ये पुरानी आदत है कि वो किसी न किसी का हक मार के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने की कोशिश करता है। ये पुरानी आदत है, और ये भी पुरानी आदत है कि वो आइनी और कानूनी मामलात पे ठोस मौक़िफ़ अपनाने की बजाय पतली गली से निकलने की कोशिश करता है। ये भी पुरानी आदत है किसी की, तो उनको भी अपनी सेल्फ़ काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो खतूत लिखे गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा, जस्टिस अतमन अल्लाह की तरफ से, उनमें बड़े अहम आइनी मामलात को उठाया गया है। तो ये एक पुरानी आदत है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। आपने ये सवाल भी किया था जब कि अहम आइनी सवालात उठाए गए हैं, कोई जवाब नहीं आपकी तरफ से आ रहा, उल्टा आप उस इजलास को मौखर करने की बजाय आगे बढ़ रहे हैं, वो ज़रा आप बताएं उनका आपके साथ क्या इंटरेक्शन? देखिए, मैंने तो उनसे यही बात की थी कि एक जस्टिस मंसूर अली शाह के पहले हक मारा गया, उनकी सीनियरिटी को बाईपास करके, फिर जस्टिस मोहसिन कियानी को भी चीफ जस्टिस का ओहदा जो है डिनाई किया गया, और उन्होंने कहा कि अभी तक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस अभी तक तो नहीं लगा। तो ये उन्होंने उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने एक तवील जवाब ज़रूर दिया, और उसके दौरान ही
उन्होंने फिर ये वजाहत देने की कोशिश की कि कैसे जो है वो माजी में इन जजेस को साथ लेके चलने की कोशिश भी करते रहे हैं। तो बहरहाल मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अभी भी मैं समझता हूँ कि इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि जो कुछ वो कर रहे हैं एज अ चीफ जस्टिस वो ठीक है, और जो कुछ दूसरे लोग कर रहे हैं एज सीनियर जजेस या एज विक्टिम जजेस, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस का ख़त है वो गलत है, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो दूसरों को ठीक मानेंगे तो फिर उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देके वापस सीनियर प्यूनी जज बनना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल में सीनियर प्यूनी भी नहीं बनते, फिर तो तीसरे नंबर पे होंगे। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं अभी भी जो वो जवाब दे रहे हैं या रीजनिंग दे रहे हैं या जो दलील दे रहे हैं उसमें कोई वज़न नहीं लगता। और अब तो मैं आपको बताऊं कि ये जो IMF का आज वफद आया है ना, तो उसमें अब ये खतूत वगैरह इतनी अहमियत के हामिल नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज रीज़न दिया ना कि वो मुआहदों की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, ये वो रीज़न्स हैं जिनके ज़रिए कवर अप किए जाने की कोशिश की जा रही है। जो असल अंदर डिस्कशन हुई है और वो यही थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी शहबाज शरीफ ने किया है, शहबाज शरीफ ने कहा जी अदालत ने किया है, अदालत ने कहा जी वो निचली अदालत ने की है, तो फिर एंड पे अच्छा चलें कुछ करते हैं नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आज मुझे नज़र आई, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से बारहा ये सवाल असनात मलिक साहब ने भी पूछा पेशावर हाई कोर्ट में, क्योंकि चीफ जस्टिस कह रहे थे कि हमने तो तमाम चीफ जस्टिस को किया है, जो सीनियरिटी का असूल है उसको ज़हन में रखते हुए। एक बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की, उन्होंने असनात मलिक साहब ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट से एक जूनियर जज को लेकर आया गया, तो उन्होंने कहा कि वो जो सीनियर हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया वो ना होते नज़रअंदाज अगर ये 2 जजेस साहिबान भी उस मीटिंग का हिस्सा होते। सॉरी आप एक सेकंड रुकें। तो ये मती भाई जो असनात मलिक साहब का सवाल है और चीफ जस्टिस साहब का जो जवाब है कि उन्होंने तमाम तर मुद्दा ही उन 2 जजेस साहिबान पर डाल दिया, और एक वक्त पर उन्होंने आज उन 2 जजेस साहिबान जैसे ही वो उठ कर गए उस वाक़े को भी दोबारा से बताने की कोशिश की और फिर रुक गए बात करते करते। शायद वो ये बावर कराना चाह रहे थे कि वो छुट्टियां करते हैं और उनकी वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि उन जजेस साहिबान पर इल्ज़ाम दे देने से क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? देखिए अदील, आपको याद है हमारे मीडिया के प्रोफेशन में भी एक कॉलम नवीस थी जो भी उन्होंने जब एक पूरे का पूरा कॉलम किसी और का कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से छाप दिया था, तो एंड पे जब वो पकड़े गई तो उन्होंने कहा जी ये मेरे रिसर्चर का कसूर था, ये मेरे रिसर्चर ने जो है मुझे धोखा दिया है। अब रिसर्चर पूरा कॉलम तो नहीं लिखता हर्फ बहरहाल। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की इस दलील से भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो जिस ओहदे पे बैठे हैं उनको क़यादत संभालनी चाहिए। वो ख़ुद को अदलिया का सरबराह, अदलिया का बाप समझते हैं, तो बाप को जो है ना अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए और बच्चों पे उसकी नहीं डालना चाहिए। और एक और मिसाल ये है कि जब भी जहाज़ का हादसा होता है तो पाकिस्तान में जो इंक्वायरियाँ होती हैं वो कहते हैं ये पायलट का कसूर था, पायलट बेचारा मर चुका होता है। अब इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर अब कमीशन के इजलास से चले गए, तो बड़ी ज़्यादती है। और मैं समझता हूँ कि ये एक कमज़रफ़ी है और ये कमज़ोरी है एक लीडर की कि वो बहाने ढूंढ रहा है, अपने फ़ैसलों का जवाब दे रहा है। और वो ये कि अगर वो ना जाते तो पेशावर हाई कोर्ट के जो दूसरे नंबर पे जज हैं, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उनको भी हम ला सकते थे। यानी कि अब एक किस्म का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने साथी जजों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है और उनकी एक असूली मामले के ऊपर वॉकआउट को एक बुनियाद बना रहा है अपने उन फैसलों की कि जो उनकी मौजूदगी के दौरान टेकअप नहीं हुए थे। बिल्कुल ठीक है ना, उनकी मौजूदगी के दौरान। और दूसरी बात यह है कि अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इतने ही असूल पसंद थे तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लाने के लिए जो एक वोट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के एक वोट से वो ऊपर आए हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब का साथ दिया? मैं ये सवाल करना चाह रहा था, हमारा सवाल नहीं लिया गया आखिर में। तो ये एक चीज़ बड़ी अफसोसनाक हुई है, आपने शायद नोट की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज एक ज़ाती नोयत का भी एक अटैक किया है जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब पर। जब आपने ही गालिबन सवाल किया था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अपॉइंटमेंट का, एक्टिंग जज के तौर, बिल्कुल, तो उन्होंने उसके ऊपर बड़े एक्साइटेड होकर कहा कि इसका मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त जवाब देता हूँ। वो जवाब नाज़रीन ये था कि ये 2 जजेस साहिबान जो कॉर्पोरेट के केसेस करते हैं, कॉर्पोरेट के केसेस करते हैं, टैक्सेस के केसेस करते हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे। ये काम नहीं कर रहे तो मुझे तो जजेस चाहिए।
तो मैंने उनसे यही कहा था ना कि अगर कॉर्पोरेट के जजेस चाहिए थे तो मियां गुल हसन साहब को आप डायरेक्ट अपॉइंट कर देते, आप उनको एक्टिंग के तौर पे क्यों लाएं। और फिर देखना ये वही मिसाल उन्होंने दी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चारों सूबों की ज़ुबानें और कल्चर की नुमाइंदगी वाली मिसाल थी, ठीक है। तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं की भाई, आप डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर देते। तो इधर भी मियां गुल हसन औरंगजेब जो थे वो सुप्रीम कोर्ट आने वाले जो पैनल है 5 जजों में उसमें शामिल थे, तो उनको डायरेक्ट अपॉइंट करने की बजाय उन्होंने एक्टिंग क्यों रखा। शायद उसकी एक वजह ये हो सकती है, तो कहते ना कि टू बी फेयर वो शायद सीनियरिटी के मामला जो है अभी तक उन्होंने उसको मिडल में रखा हुआ है कहीं जस्टिस याहिया अफरीदी ने। लेकिन जब तक जस्टिस डोगर जो हैं वो 6 महीने साल अपना काम कर जाएंगे, ठीक है, और बाद में फिर इनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए वापस भेज दिया जाएगा मियां गुल हसन औरंगजेब को, तो क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं जस्टिस डोगर को मोहलत दे रहे हैं कि जो करना है कर लो, यही तुम्हारे पास टाइम है। उसी वक्त आपने असूल के ऊपर मौक़िफ़ क्यों नहीं लिया और उसी वक्त आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया कि अगर वो समझते हैं कि जस्टिस डोगर जो है उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जजों के पैनल में नहीं होना चाहिए, तो फिर उसी वक्त आप मौक़िफ़ लेते कि भाई आप जस्टिस डोगर जो हैं वो पैनल में भी नहीं हो सकते सुप्रीम कोर्ट के में आने वाले जजों के लिए, और वो चीफ जस्टिस के पैनल में भी नहीं हो सकते। तो आप उसी वक्त ये स्टैंड लेते। आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि नीचे से वो रिप्रेजेंटेशन डिसमिस होगी, फिर वो अपील में आएंगे, फिर मैं बैठ के इख्तलाफ करूंगा और हुकूमत के 6 जजेस लगवा के और फिर मैं इख्तलाफ करूंगा और अक्सरियत जो फैसला होगा मैं कहूँगा ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मतलब ये कौन सी बात हुई। एक तरफ हुकूमत को आप फुल कोर्ट के अंदर और हुकूमत को मजीद उनकी मर्जी के जजेस लाने दे रहे हैं, और दूसरे तो कह रहे हैं मैं तो इख्तलाफ करूँ। आपके इख्तलाफ का फ़ायदा कुछ नहीं है, आप सिर्फ दिखावे का इख्तलाफ करेंगे अगर बाद में सीनियरिटी के मामले पर किया भी, क्योंकि अगर आप वाकई असूल के ऊपर बात करते तो 6 जजों के सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने से पहले एक स्टैंड लेते, एक मौक़िफ़ अपनाते और कहते कि जब तक सीनियरिटी का मामला हल नहीं होता चीफ जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी एक वोट के साथ सुप्रीम कोर्ट न लाते। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक जानिब सीनियरिटी के ऊपर अपनी राय देते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग में, दूसरी जानिब उसी सीनियरिटी को रोंद कर वोट देते हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब को। ये तजाद है नाज़रीन जिसकी निशानदेही हम कर रहे हैं, मगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ओन विजडम इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट भी उन्होंने कहा कि हम तरमीम कर रहे हैं वो 6 जजों के मामले में। आपको याद होगा जब इन्होंने ओथ लिया था उसके फ़ौरन बाद ही जब सवाल हुआ 6 जजेस के ख़त पर, तो इन्होंने बताया कि मैंने उसी रोज़ जिस दिन ओथ लिया 4 बजे उनको अपने घर बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनको अश्योर कराया कि आपके तमाम जो ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। उनका बुनियादी ग्रीवेंस तो यही था कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए। अब उस कोड ऑफ कंडक्ट को कहते हैं कि वो हमारा एजेंडा नंबर 1 होता है जब भी SJC की मीटिंग होती है। तो अब वो, लेकिन मैं इस पर एक बात ज़रूर करूँगा कि देखें ये जो 6 जजों के साथ हुआ और जो उन्होंने ख़त लिखा, ये फिर वही बात है ना, पतली गली से निकलना। ये भी पुरानी आदतें हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, ये बुरी आदतें हैं। तो ये जो 6 जजों का ख़त आया सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के सामने लगा जी, उस वक्त दस्तियाब 7 जजेस लार्जर बेंच था, बाद में 6 हो गया। अच्छा, और वो बेंच दोबारा नहीं बैठा, वो मजे की बात, सॉरी, पहले 7 था, फिर याहिया अफरीदी साहब ने रिक्यूज कर लिया क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ था ये मामला जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जुडिशल काउंसिल में उन्होंने टेकअप कर लिया। जब याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बने उन्होंने वो ख़त, क्योंकि जुडिशल काउंसिल के सरबराह को एड्रेस था, वो टेकअप कर लिया। अच्छा, वहाँ टेकअप करने के बाद किया क्या उन्होंने, होना तो ये चाहिए था ना, उन 6 जजों ने जो ख़त लिखा था वो एक बाकायदा मिसकंडक्ट की शिकायत थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ, ठीक है। वहाँ पे नवाज दिया ना, जी उनको नवाज दिया, इसलिए वो केस टेकअप नहीं हो रहा था। जुडिशल काउंसिल में भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के बेंच से भी ले लिया, जुडिशल काउंसिल में भी नहीं उसको डिसाइड किया ताकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया जा सके। Exactly. अगर ये टेकअप हो जाता जुडिशल काउंसिल में 6 जजों का खत बाकायदा, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक नहीं आ सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनको बाकायदा मिसकंडक्ट के एलिगेशंस हैं उस 6 जजों के खत के अंदर, तो वहाँ पे भी नहीं टेकअप किया। तो पतली गली क्या है, पतली गली ये है कि हम जो है ना अपना कोड ऑफ कंडक्ट ठीक कर लेते हैं। ये हमारी औकात रहेगी अदलिया की कि बजाय इसके कि तहकीकात हों, एजेंसियों के ऊपर लगाए गए संगीन इल्ज़ामात की इन्वेस्टिगेशन हो, जुडिशल काउंसिल तलब करे तमाम खुफिया इदारों के सरबराहों को और उनसे सवाल जवाब करें। आप कह रहे हैं ये मतलब साबित ये कर रहे हैं कि ये हमारा ही कसूर है, मतलब कि क्या कहते हैं, मैं अब पंजाबी की मिसाल नहीं देना चाहता कि तो ये है कि हमारा ही कसूर है,
हमारा ही ज़ाब्ता अखलाक जो है वो कमज़ोर था हम ही कमज़ोर थे। एजेंसियों वालों का तो कोई कसूर नहीं है, इदारों का कोई कसूर नहीं है। ये जो मेंटालिटी है ना, ये जो सोच है कि जो ब्लेमिंग द विक्टिम, ये विक्टिम ब्लेमिंग है, जो अगर देखा जाए तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपने ही जजों के खिलाफ जो है ये ब्लेम कर रहे हैं, और ये कह के कि हम अपना ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम करेंगे। क्या तरमीम होगी कि कोई जज खुफिया अदारे वालों से नहीं मिलेगा, और अगर खुफिया अदारे वाले जो हैं आपके रिश्तेदारों को उठा के ले जाएं, आपको ब्लैकमेल करें, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट से आप कैसे रोकेंगे? तो ये वही पतली गली है, ये वही बुरी आदत है जिसको मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी दुरुस्त करना चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मतीउल जान साहब। नाज़रीन, आपने सुना, ये आज मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से, और उसमें जो इंकशाफात हुए हैं बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब देखते हैं जो आइंदा मुल्की सियासी और अदालती मंजरनामा है वो इससे कैसे तब्दील होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।